तो प्यारे बच्चों, उठा लीजिए कॉपी पेंसिल और मॉक टेस्ट नंबर 82 के 10 क्वेश्चन लगाते हैं। मेरे साथ आप भी क्वेश्चन को सोल्व करिए। अगर आप इस वीडियो को कोई भी देख रहा है तो वो पूरे अच्छी तरीके से पूरे मनोयोग से कंप्लीट इस वीडियो को देखकर साथ में क्वेश्चन को मेरे साथ सोल्व करते हुए चले। देखते हैं आप 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन लगाते हैं, जब भी आपको उसका पता लगेगा। ऐसे वीडियो देखने से तो मैं क्वेश्चन सोल्व करता जाऊंगा, पर लेकिन आप खुद ही देखिए। मॉक टेस्ट का मतलब होता है खुद की जांच करना। आप स्वयं की जांच करें मेरे साथ वीडियो को देखते हैं, आप क्वेश्चन कितना जल्दी ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि 5% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए लिए गए 2 लाख रुपए के ऋण पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए जी, ब्याज आपकी 5% है 1 साल की, तो 5 साल में आपने कितना ब्याज चुकाया होगा जी परसेंट के हिसाब से? 25%। अब आप देखिए 25%, देखिए 25% का मतलब 1/4 भाग आपने ब्याज दिया, तो 2 लाख का 1/4 कितना हो जाएगा जी? 4 से भाग कीजिए 2 लाख को, तो 2 लाख को अगर 1/4 से भाग करते हैं, चौथाई हिस्सा निकालते हैं, तो 2 लाख का चौथाई हिस्सा आएगा आपका 50, और 50 के लिए मेरी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन फोर्थ। बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका 78, 94, 532 की पावर 5 × 4 × 3 × 2, 5 × 4 × 3 × 4 के प्रसार में इकाई अंक बताना, डिजिट अंक बताना मुझे यहाँ पे। तो पहले मैं गुना कर लेता हूँ उनकी। 5 चौक 20, 20 तिया 60, और 60 का 4 गुना हो जाएगा 240, यानी कि पावर जो एक्सपेंशन में दे रखी उसको लिख लेंगे हम पावर को 240। अब मुझे इकाई अंक निकालना, तो बाकी अंक से मेरा कोई सरोकार नहीं है, यानी कि कोई संबंध नहीं है, तो मैं इकाई का स्थान पर रख दूंगा जो इकाई का अंक है 2, और उसकी पावर बना दूंगा 240। अब यहाँ इकाई अंक मुझे निकालना है, तो मुझे घात को छोटा करने के लिए भाग करते हैं 4 से। तो 4 से जब मैं भाग करता हूँ तो यह पूरी मेरी कट जाती है, तो मेरे पास जो शेष बचा है रिमाइंडर वो बचता है 0। अगर ऐसे केस में जब घात को 4 से भाग करते हैं और आपके पास शेष 0 बचता है, तो उस केस में जो आपकी संख्या है बेस में उसके ऊपर पावर लगा देते हैं 4 की। अगर शेष बचता 1 2 3 तो पावर बनती 1 2 3, कंप्लीट कटा तो पावर बन जाएगी हमारी 4। तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में मेरा इकाई अंक जो है वो कितना है जी? 6, और 6 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार आंगन 30 मीटर लंबा है, 20 मीटर चौड़ा है, उस पर 12 सेंटीमीटर लंबे तथा 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल लगवाने का व्यय 40 रुपये खर्च करता है 1000 टाइल के भाव से। अगर टाइल वहां खरीदी जा रही, अगर 100 टाइल का जो रेट है वो 100 टाइल का रेट है जी 40 रुपये। 40 रुपये 100 टाइल का रेट है, तो एक टाइल का रेट कितना होगा जी? जब हम 40 को भाग करेंगे किस्त है जी 1000 से, तो एक टाइल का रेट आ जाएगा मेरे पास, 0 से 0 कट गई 4 एकम 4, यानी कि 1/25 रुपये एक टाइल का रेट है। इसका मतलब 1/25 टाइल का रेट है, एक टाइल का रेट 1/25 रुपये। अब देखिए यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले आयताकार जो आंगन है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल है आयत के हिसाब में, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L गुणा बी। L का मान 30 है, 30 गुना 20 करेंगे, ये तो आंगन का आयतन आएगा जिस पर मैं टोटल क्षेत्रफल पर टाइल लगाने। टाइल का साइज कितना? 12 गुना 10 सेंटीमीटर, तो 10 1 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है टाइल का, और यहाँ पे जो दिया है वो मीटर में दिया है हमारा आंगन का क्षेत्र लंबाई चौड़ाई। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं जी? 100 सेंटीमीटर। तो आप अगर चाहे तो इनको भी 30 को और 20 को कन्वर्ट कर लीजिए आप किस में? सेंटीमीटर में। तो 30 में गुना करेंगे 100 की, तो ये तो हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर, 30 मीटर का, और 20 मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर में वैल्यू 2000 सेंटीमीटर। अब इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद अब एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। टाइल है 12 गुना 10 सेंटीमीटर के साइज में,
तो यहाँ से अब सोल्व करते हम सवाल को चलेंगे। 0 से 0 कट गई, 6 से काट गए 5 छंग 30, ये 500 बार कट जाएगा। ये 6 दूनी 12, ये 2 बार, 2 से डिवाइड करेंगे हम किसे 200 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, और 100 में गुना करेंगे हम किसकी जी 500 में। तो ये टोटल मेरे पास टाइल की संख्या आ जाएगी। टाइल टोटल मेरे पास कितनी लगेगी जी 50,000। अब एक टाइल का मेरा जो खर्चा है 40 रुपये, 1000 टाइल आती है 40 रुपये में, तो एक टाइल आएगी 1/25 रुपये में। तो टोटल टाइल 50,000, एक टाइल की कीमत कितनी है मेरे पास 1/25, तो मैं 1/25 से गुना कर दूंगा, एक टाइल के भाव की गुना कर दूंगा टोटल टाइल जो मेरे पास लगनी है उनमें। तो 50 को भाग करेगा 25 कितनी बार जी 2 बार। तो यानी कि मतलब ये हुआ मेरा कहने का कि 50,000 टाइल, अगर 40 रुपये में 1000 टाइल आती है, तो 50,000 टाइल लगवाने में टोटल खर्च कितना आ जाएगा जी 2000। 2000 के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दो संख्या में अनुपात 5:13 का अनुपात है, उनका HCF क्या रहा है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। अगर अनुपात दिया है तो HCF की सीधी सीधी गुना कर दीजिए अनुपात में। तो अनुपात में गुना करने बाद एक संख्या 11 पंजे 55, और दूसरी आ जाएगी मेरे पास संख्या 13 कम 13, 13 कम 13, 13 रेख 14, यानी कि 155 और 143 मेरी संख्या है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन हो जाएगी फर्स्ट। क्वेश्चन 5, ABCDE और F 5 क्रमागत विषम संख्या, यदि A और E का जो योग है वो है कितना आपका 322, तो पांचों संख्या का योग बताना। तो देखिए अगर हम औसत निकालते हैं तो आपको पता है कि पहली और अंतिम संख्या का जोड़ करके उसका बटे अगर कर दें हम, तो पूरी जो संख्या दी जाती है उनका औसत पता लग जाएगा। मुझे ए और ई का योग अगर दिया है 322, तो यहाँ से मैं पांचों संख्या का औसत निकाल लूँगा 322 को 2 से डिवाइड करके। 322 को 2 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे पता लगा कि पांचों संख्या का औसत कितना है जी 161। अगर मुझे योग निकालना, तो योग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है औसत में, अगर भाई संख्या जो दे रखी संख्या गुना औसत, संख्या गुना औसत अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास योग आ जाता है। तो संख्या मेरे पास दी है 5, और उन 5 का औसत मेरे पास है जी 161। तो मैं 5 161 के गुना करूँगा तो बताऊँगा 5 एकम 5, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8, यानी कि 805 जो है वो मेरा योग हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया है फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 6, एक पंक्ति में 6 विषम संख्याएं अर्थात ABCDEF, यदि प्रत्येक संख्या अपनी पहले वाली संख्या से 2 बढ़ जाती है तो सभी 6 संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर विषम संख्या की बात करते हैं, अगर मैं पहले वाले को लेता हूँ A, तो B का मान हो जाएगा मेरे पास A+2, यानी कि विषम हो या सम हो भी दो दो के अंतर पे हमारी आती है A+4, और जी D का मान हो जाएगा मेरे पास A+6, और जी E का मान हो जाएगा मेरे पास A+8, और जी F बराबर हो जाएगा A+10। तो इस प्रकार हम 6 संख्या लिख सकते हैं विषम लगातार। अब आपको पता है पहले से 2 2 बढ़ी हुई है ये, तो यहाँ पे औसत निकालना, तो औसत आपका निकालने के लिए इन सभी का जोड़ या फिर इन 6 का बीच जो आएगा वो आएगा CD के बीच में, CD के बीच में आएगा 6 का औसत, यानी कि यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं C और D को ही जोड़ लेते हैं और उसे भाग कर लेते हैं किससे जी 2 से। C और D का जोड़ हो जाएगा कितना जी A2A प्लस 6 4 10, यानी कि हम कह सकते हैं 2A प्लस 10 जो जोड़ होगा वो C और D का जोड़ होगा, और 2 तक भाग करेंगे तो ये 2A का तो हो जाएगा A, और 10 का आप हो जाएगा 5। तो मैं कह सकता हूँ इनका 6 जो लगातार क्रमगत विषम संख्या है उनका औसत हो जाएगा A+5। A+5 के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी, ऑप्शन ए फर्स्ट। क्वेश्चन 7,
चक्रवृद्धि ब्याज से एक धनराशि 82 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में या समान दर से 8 गुनी होगी? देखो जी, कोई धनराशि 82 वर्षों में यानी कि 82 ईयर्स में या कितनी होती है जी? 2 गुनी होती है। अब ये कह रहा है जी कितने वर्षों में यह 8 गुनी होगी। 8 गुनी होने का मतलब हो जाएगा, अब भाई आपको अगर हमें 2 की गुना करें अगले 2 साल में 82 का फिर 82 जोड़ेंगे तो ऐसे करते हो तो लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपरला वाला बेस है सेम बेस में छोटे जो अंतिम संख्या है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 8 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और इस 3 की गुना अगर मैं करा दूं दिए गए सवाल के समय में, यानी कि 3 गुना अगर मैं 82 में कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा 8 गुना होने में कितना टाइम लेगी वह राशि। 3 दूनी 6, 8 तिया 24। तो यानी कि वह संख्या जो वह धनराशि जो 82 वर्ष में दुगनी होती है वह 8 गुनी होने के लिए कितना समय लेगी जी? 240 वर्ष। और 240 के लिए मेरी ऑप्शन है जी फोर्थ। तो यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा सीधा जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन भी बहुत इजी है। जी और एच 2 साझेदार है। जी लगाता है 4,000 रुपये और जी एच लगाता है जी आपका 8,000 रुपये, 6,000 रुपये। तो ये हमारे पास आगे धन लगाने के किसके, जी और एच के। 3 वर्ष के अंत में दोनों के समय बराबर है तो पूंजी गुना समय बराबर लाभ हमारा पार्टनरशिप के संबंधी सवाल में आता है, क्योंकि जो हमारा लाभ होता है वो लाभ होता है किसके बराबर जी? जो हमारे पास पूंजी है यानी कि राइट, जो पूंजी है उसमें अगर हम गुना कर दें समय की तो लाभ का अनुपात आ जाता है हमारे पास। अब समय दोनों के लिए 3 है तो 3 की गुना पूंजी में करने की जरूरत नहीं, अगर समय अलग अलग होता फिर गुना करते हैं हम पूंजी में। तो जहाँ समय दोनों पार्टनर के लिए 3 पार्टनर के समय समान है तो वहाँ पे पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे जी के लिए लाभ का अनुपात 2 है तो एच के लिए हो जाएगा 3। 3 और 2 का जोड़ हो जाएगा क्या यूनिट जी? 5। और 5 यूनिट में मेरा लाभ टोटल कितना है जी? आपका 3,000। तो 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना आ जाएगा जी? 5 से जब मैं भाग करूँगा 3,000 को तो ये हो जाएगा मेरे पास जी 600, क्योंकि जी 5 से मैं भाग करूँगा 3,000 को तो मेरे पास आ जाएगा 1 यूनिट का मान 600। अब उसने पूछा जी तो लाभ में एच का हिस्सा जी से कितना दिखा, तो यहाँ अनुपात का अंतर देखिए देखते हैं तो हमारा एच का अनुपात कितना दिखा जी? 1। तो 1 यूनिट अधिक मान है किसका जी? जी का, एच का। किससे जी? जी से। तो जो 1 यूनिट का जो मान आया वो ही मेरा अंतर आ जाएगा किसके लिए? जी और एच के लाभ में। तो यानी कि जो एच है वो जी से कितना अधिक लाभ लेगा जी? 600 रुपये अधिक लाभ के रुपये लेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का परसेंट 25% है। यदि 125 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 15 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारा पूर्णांक मुझे बताना। अगर 125 प्राप्त करने के बाद 15 नंबर से फैल है तो कहना मतलब ये है वहाँ पे पासिंग मार्क के लिए टोटल नंबर चाहेंगे कितने? 140 अंक। अगर 15 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता जी? पास। अगर वो पास हो जाता तो उसकी परसेंटेज कितनी हो जाती जी? 25। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 25% में टोटल नंबर कितने आते हैं जी? 25% में मेरे नंबर आते हैं जी 140। 140 और मुझे टोटल पूर्णांक निकालना तो मुझे निकालना होगा जी 100% की वैल्यू, अर्थात 25 का 4 गुना मुझे निकालना। तो उधर भी गुना मैं किसकी कर दूंगा जी? 4 की। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0। 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, यानी कि पूर्णांक उसका है जी 560 और 560 के लिए ऑप्शन है मेरे पास थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार 25% का लाभ कमाते हुए 1,600 रुपये में 80 पुस्तक बेचता है तो प्रत्येक पुस्तक का क्रय मूल्य बताना। अगर 1,600 रुपये में 80 पुस्तक बेची तो एक पुस्तक क्या बेची जी उसने? एक पुस्तक का अगर एसपी देखा है, एक बुक का एसपी देखा है तो वो हो जाएगा जी आपका विक्रय मूल्य 20 रुपये। यहाँ पे उसे 25% का लाभ हो रहा तो यानी कि 100 प्लस 25 कर दो, यानी कि जो मेरा एसपी है परसेंट में विक्रय मूल्य
वो मेरा है जी 125। 125 का वैल्यू है बराबर किसके, 20%, 20 रुपये के। तो 20 रुपये को अगर 125 था मैं भाग कर दूं और क्रय मूल्य निकालने के लिए गुना कर दूं 100, क्योंकि मेरा हमेशा जो सीपी होता है वो सीपी का वैल्यू होता है जी कितना जी, 100%। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मुझे एक वस्तु का, एक बुक का क्रय मूल्य मुझे पता लग जाएगा पुस्तक का। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 चौक 20, 4 की 4 में गुना करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक पुस्तक का जो क्रय मूल्य था वो था जी 1600 रुपये, सॉरी 16 रुपये। 16 किस ऑप्शन में है जी, मेरी सेकंड ऑप्शन में है जी 16।